आपके पास गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल किया था 4.9 और अभी हम कर रहे हैं 4.10। सही है। तो पेज नंबर क्या है इसका? 95। आपकी जो न्यू सिंटैक्स कोड है उसका है पेज नंबर 95। अब इस सवाल के अंदर अगेन मैंने आपको बताया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का सवाल स्टेटमेंट बेस आता है। या तो आपको कहेंगे कि दो गैसेस हैं, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसको कंपेयर करें, या फिर आपको डायरेक्टली सवाल दिया जाएगा कि भाई दो गैसेस हैं, गैस ए बी या गैस 1 2 या गैस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन या गैस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कोई भी दो गैसेस दी जाएंगी। यहाँ पर जैसे सवाल में कहा गया द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए एंड बी, अगर यहाँ कहता द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी एंड ए, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं आर बी रेशियो आर ए। लेकिन इससे क्या क्या द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए एंड बी, तो पहले किसको लिखेंगे आर ए रेशियो आर बी इज 1.5 रेशियो 1। हो सकता था आपको यहाँ पर क्या देता द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए एंड बी इज 1.5 टाइम्स, क्या कह देता वो 1.5 टाइम्स। इसका मतलब क्या होता फिर आप लिखते हैं डेटा में आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू 1.5 या फिर आर ए इज, कल मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना सिखाई थी। मैं अभी इसके डाटा के अंदर जो और पॉसिबल सवालात बन सकते हैं इसके अंदर वो आपको बता रहा हूँ। अभी जो आपका डाटा है वो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए एंड बी इज 1.5 रेशियो 1, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे आर ए रेशियो आर बी इक्वल्स टू 1.5 रेशियो 1। लेकिन अगर ये कहता the ratio of rate of diffusion of gas A is 1.5 times ratio of diffusion of gas B, तो भी सेम यही डाटा बनता, लेकिन कैसे उसको लिखने का तरीकेकार अलग होता है। इसने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A इज, कल मैंने सिखाया था इसका मतलब क्या लिखेंगे इक्वल्स टू इज 1.5 टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स का मतलब इस 1.5 से कोई चीज क्या होगी मल्टीप्लाई, is 1.5 times ratio of rate of diffusion of gas B। समझ आई बात? तो स्टेटमेंट अलग अलग है लेकिन दोनों की रिप्रेजेंटेशन अभी सेम हो जाएगी। कैसे देखो, अब इसको अगली लाइन में हम क्या कर देंगे आर ए को डिवाइड कर देंगे आर बी से, ये किसके बराबर हो जाएगा 1.5 के, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हो ना लिखा हो कोई मसला नहीं है। तो बेटा दोनों सवाल सेम है। हो सकता है एग्जाम्पल में इस तरह की वर्डिंग्स करके सवाल आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना कि ये सवाल कोई और है, हमने जो बुक में किया था वो सवाल कोई और है। सिर्फ स्टेटमेंट आपको पढ़नी आनी चाहिए। इस जहां भी लिखा होगा इक्वल्स टू लिखेंगे, जिसकी बात पहले की जा रही होगी उसको रिप्रेजेंटेशन पहले कर देंगे, जिसकी बात बाद में की जा रही होगी उसकी रिप्रेजेंटेशन बाद में करेंगे। टाइम्स का वर्ड कहीं पर भी यूज करेगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे चीजों को। सही है। तो सवाल के अकॉर्डिंग हम जरा डेटा सॉल्व करते हैं। आर ए रेशियो आर बी इज 1.5 रेशियो 1, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 1 हमने कर दिया। ठीक हो गई बात? देखिए ऐसे नहीं लड़ा कीजिए, मैंने बोला हुआ लड़ने के लिए चोटा नोच करके दांत वांत तोड़ सकते हैं तो लड़िए, वरना नहीं लड़िए, वरना फिर बहस करके लड़ाई वड़ाई नहीं होती। एक लिखने वाले ने बड़ा जबरदस्त लिखा है कि खवातीन की जुबान थकती नहीं है। अलबत्ता अगर खवातीन की जुबान में हड्डी आ जाए तो शायद हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर उनकी जुबान थक जाएगी, वरना नहीं थकती। इस पर एक औरत ने फौरी तौर पर अभी 1 घंटे पहले क्लास में कहा सर मर्द फिर क्या करते हैं। मैंने कहा मर्द की जुबान सिल दी जाती है, बांध दी जाती है, तो वो खुद बांध लेते हैं या तो आने वाली बांध देती है। तो इस वजह से वो बेचारा ना पहले कुछ बोल पाता है ना ही बाद में कुछ बोल पाता है। तो इसलिए मर्द की जुबान में हड्डी लाने की जरूरत नहीं, बल्कि और नर्म और मुलायम हो जानी चाहिए, क्योंकि वो बेचारा बोलता ही नहीं। औरत की जुबान सख्त हो जाएगी, अगर हड्डी आ जाएगी तो शायद थक जाए वो, क्योंकि जिस्म का वो हिस्सा जहाँ हड्डियां होती है वो जल्दी थकता है काम करने से। औरत को 1 घंटे का काम दीजिए वो थक जाएगी, लेकिन बोलने का काम दीजिए वो 5 घंटे में नहीं। जुबान है ना। चले यहाँ देखें आर ए अपॉन आर बी किसके बराबर है 1.5 अपॉन 1 के। ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या क्या कहा गया था रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब आप लोग सवाल का डाटा गलत बोलेंगे कि सर मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है एएमयू, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। आपने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा, ना मैं लिखूंगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए एंड बी का मतलब ये होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन में हमेशा यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती है। समझ आई बात?
तो यहाँ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए किसके बराबर है, Ma इक्वल्स टू 16 से लिखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन में आगे चल करके आपके पास यूनिट्स क्या हो जाती है, कैंसिल, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट मौजूद नहीं है, तो अपनी मर्जी से लगाने की भी जरूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ कहता है एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास 16, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब पता है क्या है, इस गैस का मॉलिक्यूलर मास 16 नहीं है, कंपैरेटिवली 16 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं एक गैस का मॉलिक्यूलर मास है 2, एक का है 32, रिलेटिव निकालो तो क्या करोगे 32 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 16 जा, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या आया 16 और 1, जबकि एक्चुअल क्या है 32 और 2। तो रिलेटिव में कभी भी यूनिट नहीं लगाते, एक्चुअल में हमेशा यूनिट लगता है। ये कहा है मैंने 32 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, तो रिलेटिव क्या है मॉलिक्यूलर मास 16 1, 16 रेशो 1, जबकि एक्चुअल क्या है 32 अपॉन 2। तो एक्चुअल कहेगा तो यूनिट्स लगाते हैं, रिलेटिव कहता है तो कभी भी यूनिट्स हम नहीं लगाते, इसीलिए हमने यहाँ पर डाटा में यूनिट मेंशन नहीं किया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस भी हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को जो आगे आप टर्म यूज करने वाले हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, उसको पहले यहाँ पर सपोज करके मेंशन कर दें कि आप आगे चलकर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी जो है उसको कैपिटल एम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ग्राहम्स सॉल्यूशन में आएंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है, RA अपॉन RB इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। RA अपॉन RB की वैल्यू क्या है 1.5 अपॉन 1 इक्वल्स टू अंडर रूट MB, और MA की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास 16। अब हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने 3 स्टेप्स लाइन से एक ही चीज लिख दी है। अच्छा नहीं, इस स्टेप में मैंने 1 को हटा दिया क्योंकि 1.5 पर डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई आपके पास वैल्यू न्यू नहीं आएगी। ये स्टेप मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, शायद इधर इसको हटाना। अभी मैंने क्या, अभी देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये किया है कि 1.5 को अपनी जगह पर वैसे ही रहने दिया। अभी ये रूट MB पर भी है और 16 पर भी है, तो आप अगर चाहो तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MB के भी ऊपर और 16 के भी ऊपर। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अभी मैं जाकर के रूट के ऊपर स्क्वायर लगाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, रूट हटाना है तो उसके लिए हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो 1.5 के भी ऊपर स्क्वायर आ गया और पूरे राइट साइड वाली टर्म पे भी स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर MB के ऊपर रूट पर भी है और यही स्क्वायर अंडर रूट 16 वाले रूट के लिए भी, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और स्क्वायर से ये वाला भी रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25, सही है। 1.5 के स्क्वायर का क्या आंसर आया 2.25, ये MB वैसे ही रहा और 16 अपनी जगह पर आ गया। 16 डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा, एरो के इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई, तो 16 is to 2.25 इक्वल्स टू MB। 16 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 36। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B इज 36। समझ आई बात, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B इज 36। बस मतलब आपके पास रिलेटिविटी वैल्यू जो आएगी, सही है, मतलब दो गैसेस को जब आप डिवाइड करेंगे, मोलर मास ऑफ गैस A कितना है 16 और मोलर मास ऑफ गैस B क्या है आपके पास 36। ये है आपके पास मोलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B। ये इनका रिलेटिव आंसर है 16/36। मतलब जो आंसर निकला है उसको मैं बता रहा हूं कि गैस A का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है 16 और B का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है 36, जिसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इनका रिलेटिव आंसर, ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल इसकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू कोई भी हो सकती है। समझ आई बात, जैसे यहाँ पर था ना 32/2, ये एक्चुअल वैल्यू थी, रिलेटिव क्या है 16/1। तो न्यूमेरिकल काफी सीधा सा है, काफी सिंपल है। इसमें जितने प्रोस एंड कॉन्स आपसे पूछे जा सकते थे वो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आंसर क्या लिखा इसका आपने, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B इज 36। तो इस तरीके से आपका ये पूरा न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन 2 मार्क्स के लिए आता है और साथ में उसका कोई भी न्यूमेरिकल जो आपने कल किया 4.9 वो वाला या अभी जो आप कर रहे हैं 4.10 ये वाला, दो में से कोई भी एक न्यूमेरिकल लाजमी होता है। 2 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कितने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2 मार्क्स की, बहुत सिंपल सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 1 मार्क्स का पूरा यहां से लेकर ये सॉल्यूशन है। अब ये कैसे, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये 0.5 मार्क्स का है, ये पूरी जो आपने सॉल्यूशन की है ये पूरी सॉल्यूशन यहां तक इस स्टेप तक, ये जो आपने बॉक्स से बंद किया इस स्टेप तक आपके पास ये 0.5 मार्क्स है।
सही है। जो आपने आंसर लिखा है ये आपके 1 मार्क्स हैं यहाँ। अब देखो अगर किसी ने उसको सर्किल करके आंसर लिख दिया तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलने आपको आंसर के, क्योंकि वो आपका सॉल्यूशन का पार्ट कंसीडर होता है। सही, ये बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिहाज से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला कितने मार्क्स का था आपके पास? 0.5 मार्क्स का। कितने मार्क्स हो गए? 2 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए? 2 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूले को भी 0.5 मार्क्स नहीं देने, इस फॉर्मूले के भी कितने मार्क्स है आपके पास? 0.25 एंड योर डाटा इज अबाउट 0.25 मार्क्स। समझ आए बात? तो इसमें से कोई भी स्टेप मिस आउट करते हो तो उस स्टेप के आपके पास क्या चले जाएंगे? मार्क्स आपके यहाँ से निकल कर चले जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसी के अकॉर्डिंग कर लेना भाई। ठीक है, बंदी।